मैं कपिल त्रिपाठी आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पी ब्लॉक एलिमेंट्स आज पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो कि बहुत ही टर्म 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है ये बोर्ड में 10 मार्क्स का आएगा इन 35 में 10 मार्क्स का आएगा। और ये कॉमन चैप्टर है, 11th में भी है ये और 12th में भी है। लेकिन 11th में आपने क्या पढ़ चुके हैं आप? 11th में आप पढ़ चुके हैं 13 से 13 और 14 जो है ब्लॉक के ग्रुप्स के एलिमेंट्स आप पढ़ चुके हैं। अब जो आप इस 12th में जो आपको पढ़ना है वो 15 से लेके 18 ग्रुप के एलिमेंट्स आपको पढ़ने हैं। तो इसको जो है मैं आपको बहुत गहराई से डीपनेस से आपको पढ़ाऊंगा। आप इसको जो है इससे जुड़े रहिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें पी सबसेल में जाए। द एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in p subcell are called p block elements। जिसमें एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बोरॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। बोरॉन एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5 और इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? पी सबसेल में जा रहा है, इसलिए ये क्या है? पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। लेकिन बोरॉन के बारे में हम 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें यहां पर 15 से 18 ग्रुप तक के एलिमेंट्स को पढ़ना है। तो 15 ग्रुप का एलिमेंट्स हम पहचाने कैसे कि ये 15 ग्रुप का एलिमेंट्स है। जो हमारे सिलेबस में जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स जो 15 ग्रुप के हैं, एलिमेंट्स ऑफ 15th ग्रुप वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ये हमारे जो है 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। कैसे पता चला कि हमारे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? इनका कॉन्फ़िगरेशन से हम इनका पता लगाते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट का या इन एलिमेंट्स का किसमें जा रहा है, वो हम लोगों को देखना होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखना आना चाहिए, जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताते हैं, आपको ऐसी हिंट देते हैं जो आपके हमेशा काम में आएगी। देखिएगा, नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। लिखेंगे इसको 1s2 2s2 2p3। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? पी सबसेल में जा रहा है। तो ये क्या हो गया? पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस का इसमें हम 8 ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है ना। इसका भी देखिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? पी सबसेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखना पड़ेगा कि उसमें उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं। आर्सेनिक का अगर हम देखें तो इसमें कितना ऐड करते हैं? 18 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 33। तो इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10
4p3। आप देख रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में जा रहा है। तो हम ये सब कॉन्फ़िगरेशन से पता करते हैं कि किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है और किस ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो आप अगला अगर आप देखना चाहें तो एक एग्जांपल और दे सकते हैं, एंटीमनी का भी दे सकते हैं। एंटीमनी इसमें कितना ऐड कर दिया जाए, 18 ऐड कर दिया जाए तो 51 आ जाएगा। 51 आ जाएगा। इसको अगर हम लिखें तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 4d10 5p3। देख रहे हैं आप लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, p सबसेल में ही जा रहा है। कौन सा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन है 5p का जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है, p में ही जा रहा है। तो ये 15th ग्रुप का एलिमेंट हो गया। अब ये ग्रुप कैसे पता करेंगे, ग्रुप पता करने के लिए क्या किया जाता है, एक इसका फॉर्मूला होता है जो आपको हेल्प करता है कि किसी का p ब्लॉक का अगर एलिमेंट है उसका ग्रुप पता करने के लिए। तो ग्रुप पता करने के लिए क्या होता है, ग्रुप नंबर अगर p ब्लॉक में पता करना है ग्रुप नंबर, तो क्या करते हैं उसमें हम ns के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, ns के इलेक्ट्रॉन्स प्लस np के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं और उसके बाद में प्लस 10 कर देते हैं। तो देखिएगा इसमें ns कितना है, ns मतलब s का इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और p में कितने इलेक्ट्रॉन, p में कितने हैं 3 हैं प्लस 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15th हो गया जाके 15th ग्रुप है ना। आपने sp का चेक कर लिया, sp में अगर हम n पता करें, पीरियड नंबर पता करें sp का, किस पीरियड का ये एलिमेंट है तो पीरियड ही पता कर सकते हैं। n हम पता कर लें, n इसमें कितना है, n इसमें कितना है 5 है, मैक्सिमम वैल्यू n क्या है 5, तो n आपका ये क्या हो जाएगा 5th पीरियड का ये एलिमेंट है। तो यहां से हम ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता कर सकते हैं। आप देखिएगा आर्सेनिक में भी अगर आपको पता करना है ये किस ग्रुप का एलिमेंट है और इसका पीरियड नंबर क्या है, तो आप देखिएगा ये हम जो है लास्ट जो इसका वैलेंस सेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम देखते हैं। वैलेंस सेल आपका ये है 4 से स्टार्ट होगा, 4s2 3d10 4p3। अब इसका ग्रुप नंबर अगर आप चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिएगा, ग्रुप नंबर ऑफ आर्सेनिक का चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि s के इलेक्ट्रॉन, s कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, हमने सर्किल कर दिया s में 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 3 और प्लस उसमें क्या करना पड़ता है 10 ऐड करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका 15th ग्रुप हो गया ना। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल आपको किसी भी p ब्लॉक एलिमेंट्स का आप ग्रुप पता कर सकते हैं, चाहे वो 13 हो चाहे 14 हो चाहे 15 हो, यही फॉर्मूला उसके लिए रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप पीरियड नंबर पता करना चाहिए तो n पता कर लीजिएगा। n क्या है इसमें, n आप देखिएगा 4 है इसमें, वैलेंस जो आपका वैलेंस है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है, तो आपका जो है ये 4th पीरियड हो गया, 4th पीरियड। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हम जो है इस तरीके से आपका p ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड नंबर पता कर सकते हैं। इसमें ग्रुप की बात आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है p ब्लॉक के लिए। ठीक है, और वैसे भी ये चैप्टर 10 मार्क का आ रहा है, 10 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप जो है इसका ग्रुप नंबर पता करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पता कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ये इस तरीके से, इसमें आपका p ब्लॉक तो आप समझ ही गए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में चाहे जिस एलिमेंट है वो p ब्लॉक का एलिमेंट, और अगर ग्रुप नंबर पता करना है तो वैलेंस सेल के ns इलेक्ट्रॉन प्लस np इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे प्लस 10 कर देंगे तो आपको जो है ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई। अब आप इसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पता कर लिया, इसके बाद आता है आपका आता है इसके बाद में एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। तो अब एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई का केस में ग्रुप के एलिमेंट्स तुम्हें मालूम है कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन,
फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ये आपके एलिमेंट्स हैं। अब आप देखेंगे डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी। एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो एन है, नाइट्रोजन से फास्फोरस, नाइट्रोजन टू फास्फोरस, क्या होगा? लार्ज इंक्रीज होगी रेडियस, लार्ज इंक्रीज इन रेडियस, लार्ज इंक्रीज इन रेडियस, एटॉमिक लार्ज इंक्रीज इन रेडियस। बट आर्सेनिक टू, इन दोनों में जब नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जाएंगे तो इसकी एटॉमिक रेडियाई और जो आयनिक रेडियाई है वो क्या है? बढ़ेगी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, काफी डिफरेंस आएगा। लेकिन जब हम आर्सेनिक से बिस्मुथ का देखेंगे तो इसमें क्या होगा? आर्सेनिक से Sb, Sb से Bi अगर हम चेक करेंगे तो स्मॉल इंक्रीज, स्मॉल इंक्रीज, स्मॉल इंक्रीज इन साइज। क्या रीजन रहेगा इसका? इसका रीजन क्या रहता है? इसमें होता क्या है कि As, Sb और Bi आपने चेक किया होगा कि इसमें AS जो आपने लिखा था उसमें क्या था? d ऑर्बिटल इंक्लूड किया। चेक कर सकते हैं AS में, AS का एटॉमिक नंबर 33 चेक कर सकते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p3। इसमें आपने देखा कि d ऑर्बिटल इंक्लूड है ना? ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है आर्सेनिक और इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। एंटीमनी में भी क्या होगी? एंटीमनी में 3d अवेलेबल होगी और 4d भी अवेलेबल होगी। और जब आप बिस्मुथ में जाएंगे, बिस्मुथ में तो उसमें 3d, 4d और 4f भी इंक्लूड होगा, है ना? 4f भी होगा और इसके अलावा क्या होगा? 4d, इसके बाद 5d भी इंक्लूड होगा और 4f इंक्लूड होगा। जब ये ऑर्बिटल, ये सब सेल इंक्लूड होते हैं किसी एलिमेंट्स में तो होता क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? क्योंकि जो 3d है, जो 4d है, 5d है, इनकी सबसेल्स क्या होती है? डिफ्यूज शेप में होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें डबल नंबर पाया जाता है d सबसेल में, लेकिन f सबसेल आपकी कैसी होती है? डिफ्यूज शेप की होती है। f सबसेल डिफ्यूज शेप की होती है। ये न्यूक्लियस से काफी दूर पाई जाती है, ये सबसेल्स न्यूक्लियस से काफी दूर पाई जाती है। जब ये सबसेल इंक्लूड होगी किसी एलिमेंट्स में तो क्या होगा कि न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको वो तेजी से अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को काफी तेजी से अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें होता क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत कम होगा, बहुत कम होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज क्या हो जाएगी? साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी, साइज डिक्रीज करेगी। इसीलिए इसमें क्या होता है? सेल्स तो बढ़ते जाते हैं। आपने देखा था इसमें कितने सेल थे? 2 सेल थे, 2 सेल थे। इसमें कितने थे? 3 सेल थे, 3 सेल पाए जाते हैं। लेकिन आर्सेनिक में कितने सेल पाए जाएंगे? आर्सेनिक का मैं यहाँ पे आपको दिखाया था कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कितना सेल था? इतना पीरियड नंबर आएगा। पीरियड नंबर जो होता है वही होता है सेल नंबर। तो यहाँ 4th सेल आ रहा था, तो यहाँ पे इसमें कितने? 4th सेल, 4 सेल है इसमें। इसके अंदर क्या है? आर्सेनिक कितने सेल कंटेन करता है? 4 सेल। इसमें कितने होंगे? 5 सेल होंगे। और बिस्मुथ में कितने होंगे? 6 सेल होंगे। ठीक है, इतने सेल होने के बावजूद भी इनमें आर्सेनिक से लेके बिस्मुथ तक का जो है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होता है? स्मॉल डिक्रीज होता है, स्मॉल इंक्रीज होता है इसमें। आर्सेनिक से लेके
बिस्मिथ का स्मॉल इंक्रीज, और नाइट्रोजन से फास्फोरस कंसिडरेबल इंक्रीज करता है जो है एटॉमिक एंड आयनिक मीडिया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और इसमें क्या बताया हमने कि जब भी सेल भी बढ़ रहे हैं लेकिन इनकी साइज उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी। क्या बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, क्योंकि डी और एफ सब सेल इनमें इंक्लूड है, और डी और एफ सब सेल जो होती हैं वो न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, जबकि वैलेंस सेल जो है न्यूक्लियस के काफी करीब आ जाता है, जिससे साइज उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो आपको एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कंफर्म हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आपका आता है जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो एनर्जी है, पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़ा सा दे देते हैं आपको। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया X, और उसमें उससे क्या एक इलेक्ट्रॉन निकाला। आइसोलेटेड गैसियस एटम X लिया, उससे इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा आई से, डेल्टा एच आई से। डेल्टा एच आई की कुछ वैल्यू होगी प्लस कुछ वैल्यू होगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना होता है किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, तो जो है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है कि 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये सारे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? 14th ग्रुप के एलिमेंट्स, 14th ग्रुप के एलिमेंट से, 14 ग्रुप के एलिमेंट से क्या होती है? ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की। दो रीजन है इसमें, दो रीजन काम करते हैं। एक रीजन क्या होगा? एक रीजन तो ये होगा कि इनमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन में जो है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड रहती है sp2 की सब सेल, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। एक तो ये फैक्टर आ जाता है इसमें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ने का। दूसरा फैक्टर ये है कि लेफ्ट टू राइट जब हम किसी पर्टिकुलर पीरियड में जाते हैं तो क्या होती है? साइज डिक्रीज करती है। अगर हम देखें 14th ग्रुप में, 14 ग्रुप का एक एलिमेंट हम ले लेते हैं सिलिकॉन, और सिलिकॉन से अगर हम देखें जो है 15 ग्रुप का फास्फोरस, तो इन दोनों अगर हम कंपेयर करें तो पी की साइज क्या होगी? स्मॉल होगी, स्मॉल साइज होगी। और स्मॉल साइज से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगती है इन कंपेरिजन लार्जर साइज। ठीक है, तो पी की दो कारण से जो 15 ग्रुप के एलिमेंट उनकी दो रीजन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है ना। अब इनमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच आई 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा एच आई 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा 3 एच आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होगा? हमेशा ही पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में वो जितनी एनर्जी लगती है उतनी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में उससे ज्यादा लगती है एनर्जी, और सेकंड का अगर थर्ड निकालें तो उससे और भी ज्यादा एनर्जी करती है। तो अगर हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का अगर ऑर्डर देखें तो क्या होगा? डेल्टा एच आई 3 ग्रेटर देन डेल्टा एच आई 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा एच आई 1। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में इन दोनों में सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो इस तरीके से आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ जाता है।
तो आरएसएन थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देखते हैं कि बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, जो कि इसका अगला पार्ट है 15 ग्रुप का। अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मान लीजिए अगर हम कोई कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, HCl में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक H का इलेक्ट्रॉन और 7 Cl के, तो कोवैलेंट में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों एटम में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे हाई है, इससे H से, तो क्या होगा? Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, इससे इसके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये तो हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिक चीज। बात करेंगे अपने जो 13th ग्रुप में आएंगे, तो ये जो इस Cl की जो टेंडेंसी थी वो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसको खींचने की टेंडेंसी है। जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने खींची, तो इस एलिमेंट की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डाउन द ग्रुप जाने पर क्या करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज करेगी? इसलिए डिक्रीज करेगी कि साइज जो है डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इन एलिमेंट्स का धीरे धीरे करके यहां से आते आते नाइट्रोजन 2 बिस्मुथ साइज बड़ा हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल से काफी दूर हो जाएगा, तो वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी न्यूक्लियस में थी वो कम हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियस वैलेंस शेल से दूर होगा। इसलिए जो है डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन 2 बिस्मुथ डिक्रीज करती है। तो ये देखिए जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने आपको बताए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है, अगर देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पेपर में नहीं बात पूछी जाती है, लेकिन फिर भी बताते हैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें क्या है? नाइट्रोजन जो आपका एलिमेंट है डाई एटॉमिक नेचर में पाया जाता है। नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? डाई एटॉमिक, मतलब NN बॉन्ड बना के N2 बनाता है, NN ट्रिपल बॉन्ड बना के N2 बनाता है। डाई एटॉमिक फॉर्म आया था। इसका नेचर कैसा होता है? गैसियस नेचर होता है, गैस के स्टेट में ये पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस होती है, जबकि अदर जो होते हैं, जब वाइल ऑल अदर एलिमेंट्स आर गैसेस, आर सॉलिड्स इन नेचर, ठीक है, सॉलिड्स इन नेचर। और आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन इसमें आपका कैसा है? नॉन मेटल है। और फास्फोरस कैसा है आपका? वो भी आपका नॉन मेटल है। जबकि कौन से बचे हुए एलिमेंट्स कौन बचे इस ग्रुप के? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो आर्सेनिक और एंटीमनी आपके क्या है? मेटेलॉइड हैं, और लास्ट में जो बचा होगा इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, मेटालिक इन नेचर हो जाता है। ये मेटालिक इन नेचर ड्यू टू लार्ज साइज होने की वजह से जो है बिस्मुथ कैसा हो जाता है? मेटालिक। तो आप इसका नेचर समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस आपके नॉन मेटालिक है, इनमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा है। इसमें नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? फास्फोरस से। और मेटलॉइड अगर आप देखें तो आर्सेनिक और एंटीमनी है। इसके बाद जो लास्ट एलिमेंट है बिस्मुथ, वो आपका क्या है? मेटालिक इन नेचर। बिस्मुथ में कुछ मेटल्स की टेंडेंसी आती है, क्योंकि इसमें साइज बड़ा होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। तो इस तरीके से ये हमने आपको जो है पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का
जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको समझाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी बताएंगे। ठीक है, आप देख रहिए हमारा क्वांटम क्लासेस को, बहुत ही आपको डीप नॉलेज दी जाएगी। आप कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको वीडियो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी जो है इंप्रूव करके बहुत ही अच्छे से आपको डीप नॉलेज पूरे टॉपिक, एक टॉपिक को आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझाया जाएगा। तो आपको जो भी इसमें कमी लगे आपको, तो वो आप जो है बता सकते हैं।